नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जीपीएससी। और आज जो है हम आपके साथ चर्चा करेंगे बाल गोविंद भगत कहानी है। और जो है इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है इनका परिचय बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि लेखक के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे सवाल यहीं से आएगा। इसीलिए जो है लेखक को जानना बहुत ज़रूरी है। कहानी को जानने से पहले लेखक को जानना जरूरी है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुई थी, है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी जो बेनीपुरी से ही आप बेनीपुर कह सकते हैं। ये जो है बड़े बड़े काव्य कवि अपने नाम के पीछे अपने शहर का नाम लिखते हैं, जैसे कि राहत राहत इंदौरी। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो इंदौर के रहने वाले थे इसलिए इंदौरी। उसके बाद आप कई नाम जैसे कि याद रखेंगे आप, उसमें से है रामवृक्ष बेनीपुरी, जो बेनीपुर गांव के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर जिले के, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है 1899 में हुआ और माता पिता का निधन जो है बचपन में ही हो गया। सोचिए दुखदाई कितना जीवन रहा होगा रामवृक्ष बेनीपुरी साहब का। लेकिन फिर भी जो है संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। और जो है जीवन का आरंभिक वर्ष कैसे किसी का माता पिता खो जाता है तो कठिनाई से ही गुजरेगी, क्योंकि स्वाभाविक है। क्योंकि जिसके माता पिता नहीं रहेगा उसका जीवन कितना संघर्षों से भरा होगा, ये किसी को जो है बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना चीज़ है, इतना तो जागरूक है कि आप खुद समझ सकते हैं ये बातें, कि माता पिता जो है निधन के बाद किस तरह जीवन की कठिनाई बढ़ जाती है। और ये भारतीय संस्कृति में लोग आसानी से समझ जाते हैं। दोस्तों, तो इनका जो है आरंभिक वर्षों जो है वर्ष अभाव और कठिनों में जीवन गुजरा है। और 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है ये सन 1920 में जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन यानी कि उस टाइम फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, भारत की आज़ादी का जो है आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये कूद गए। 10वीं तक मात्र पढ़े। सोचिए इतने बड़े लेखक, इतनी प्रसिद्धि, और लोग आज इतने बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी न समाज में रहने लायक है, न समाज में रहने लायक बात करते हैं। लेकिन उनको सीखने की ज़रूरत है रामवृक्ष बेनीपुरी जी से, जो मात्र 10वीं तक पढ़े और जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद गए, भारत की आज़ादी के लिए कूद गए, है ना। और कई बार जेल भी गए। सोचिए आंदोलन में कूदेंगे तो जेल तो जाएंगे। तो आंदोलन कर रहे थे तो ये जेल भी गए। और जो है इनका जो है मृत्यु फिर जो हो जाती है 1968 में, यानी कि इनका जन्म 1899 से लेकर 1968 का जीवन बहुत कठिनाई और बहुत संघर्षपूर्ण रहा, जैसा कि पता चल रहा है लेखक के जीवन परिचय से। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी, छपने लगी, है ना। सिर्फ 15 वर्ष की अल्पायु। सोचिए इस आयु में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मैदान में भागते हैं, लेकिन उस उम्र में सोचिए इनकी जो है रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। और वे बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। और जो है पत्रकार का लेखनी यानी कि जो है लिखने का कला, ये सबसे अलग होता है। ये बात माने या ना माने, लेखक का जो है लिखने का कला जो है एक बेहतर पत्रकार ही लिख सकता है, उसको सामंजस्य बैठा सकता है, स्टोरी बना सकता है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़ चैनलों में पढ़ते हैं तो आपको खुद लगता है आगे क्या है आगे क्या है, पढ़ते जाते हैं, है ना। तो वो जो है वैसा लेख हमेशा पत्रकार ही लिखते हैं। और रामवृक्ष बेनीपुरी साहब पत्रकार थे, है ना। उन्हें अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं का संपादन किया, यानी कि संपादक रहे बहुत दैनिक जो है पत्र पत्रिकाओं में, अन्य जो है प्रिंट मीडिया में जो होती है उसमें। उसके कुछ नाम हैं वो आप याद रख लीजिए, जिसमें किसान मित्र, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक और योगी, जनता, और फिर है जनवाणी और नई धारा। ये जो है उल्लेखनीय जो है आपका साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसमें रामवृक्ष बेनीपुरी संपादन करते थे, है ना। और जो है अब अगला है कि गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को, गद्य में विविध विधाओं को, उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली, है ना। बहुत ही इनको प्रसिद्धि मिली।
उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य जो है बेनीपुरी रचनावली में 8 खंडों में प्रकाशित है ना। आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, यानी कि उपन्यास है ये। उसके बाद जो है आपका माटी की मूर्तें, ये जो है रेखा चित्र है। उसके बाद जो है पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद जो है जंजीरें और दीवारें, है ना, जंजीरें और दीवारें, ये जो है संस्मरण है आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, यानी कि भारतीय आज़ादी की चेतना, है ना, और जो है मनुष्यता की चिंता, और जो है इतिहास की जो है युगानुरूप व्याख्या है। मतलब कि इनकी जो है रचना में ये झलक दिखती है, आज़ादी का आंदोलन हो, मनुष्यता की चिंता है, ये सारी जो है रचनाएं में इनकी विशेषता झलकती है, ये सब सारी चीज़ें। और जो है विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा गया। सोचिए, रामगिरीश बेनीपुरी को टाइटल दिया गया कलम का जादूगर, और इन्होंने ही लिखा बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के माध्यम से, देखिए, बाल गोविंद भगत की कहानी जानने से पहले आपको पहले ही बता दे रहे कि बाल गोविंद भगत क्या चीज़ है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक रामगिरीश बेनीपुरी क्या कहना चाहते हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी पूरा स्टोरी हम जो है आपको शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन आपको सिर्फ याद इतना रखना है कि इसके माध्यम से जो है लेखक क्या कहना चाहता है। क्योंकि यहाँ रामगिरीश बेनीपुरी के जो है आपका जो है आपका कहानी जो है बाल गोविंद भगत, इसमें 3 पात्र है ना। 3 पात्र हैं। मुख्य पात्र जो है बाल गोविंद भगत है, जो साधु संत जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं, है ना। और सबको लगता है ये साधु संत होंगे, लेकिन वो ऐसे है नहीं। वो सादा जीवन वैसे जीते थे। कबीर के वो जो है कबीर के मतलब कह सकते हैं कि माने जो है समर्थक थे, कबीर के मानने वाले थे बाल गोविंद भगत। और जो है यहाँ पर जो है बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक जो है ऐसे विचित्र चरित्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन यानी कि कहना जो वहाँ पर लिखे हैं, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। यानी कि गाना, लोक संस्कृति, जो गीत होती है गांव में, उसका झलक दिखती है, चेतना का प्रतीक झलक दिखती है, मनुष्यता का जो है जो आपको विशेषता दिखाई देती है। वेशभूषा का बाह्य अनुष्ठानों से, मतलब कि वेशभूषा यानी कि हम जो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उससे जो है कोई जो है सन्यासी नहीं होता है। मतलब ये कहते हैं कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। यानी कि आप सिर्फ वेशभूषा पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता है। आप साधु का भेष पहन लेने से सन्यासी नहीं होंगे। तो वही कहना चाहता है, सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। सन्यास के आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। ये चीज़ लेखक कहना चाहते हैं। बाल गोविंद भगत जो है इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। वेशभूषा देखकर इनको सन्यासी लगते हैं, लेकिन है नहीं वो, है ना। लेखक को बाल गोविंद भगत सन्यासी लगते हैं, लेकिन है नहीं। और जो है यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता ये भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से जो है ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी जो है देखने को मिलती है। आप ग्रामीण जीवन जैसे बाल गोविंद भगत की कहानी से पढ़ेंगे तो पाएंगे यही जीवन जो है आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में आपको दिखेगी। और मैं बहुत बार देखा हूँ, मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ। मैं और पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ ये नहीं है ना, 80% लोग जो है गांव से जुड़े हुए हैं। शहर में रहने वाले भी लोग गांव से ही आके शहर में बसे हैं। ऐसा कोई था नहीं। अभी जैसे कि रांची मान लीजिए, पहले वो गांव था, अब शहर हुआ, अब धीरे धीरे कारपोरेट बढ़ा, है ना, राजधानी बना, तो अब वो गांव हो गया। लेकिन आज भी अगर जाएंगे आप आपका धुरवा तरफ, आप इरबा तरफ, तो वो पूरा गांव ही है ना। भले राजधानी बन गया है, लेकिन वहाँ पृष्ठभूमि क्या है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है। तो ये सारे जो झलक आपको दिख रही है बाल गोविंद भगत की, यहाँ भी वही जो है चित्रण किया गया है कि गांव की सजीव झांकी, गांव की जो है सजीव चित्रण किया गया है। मतलब जैसे गांव में होता है वैसे ही लेखक ने यहाँ पर लिख दिया है पूरा। और आप पढ़ते हुए लगेगा कि कोई गांव में हम है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल गोविंद भगत जो है गोरे चिट्टे आदमी थे, है ना। 60 के ऊपर के आयु था उनका, 60 साल से अधिक के थे।
बाल पक गए थे, दाढ़ी जो है जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरे में सफ़ेद बालों से ही जगमग किए होता है ना। ये चीज़ यार, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, सिर्फ एक जो होता है कमर से एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीरपंथी सी कनपट्टी लगा कर रखते थे। और जब जाड़ा आता तो काली कमली, कमली का मतलब होता है चादर, है ना। कमली का मतलब होता है चादर, ये याद रखना है आपको। एक बार जो है आपको बता देते हैं, कमली का मतलब होता है कंबल या चादर, है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए, जब जाड़ा आता तो काली कमली ऊपर से ये लाद लेते थे, यानी ओढ़ लेते थे, है ना। और फिर जो है औरतों के मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ जो है चंदन का टीका, रामनंदनी चंदन, जो नाक के नीचे से, नाक के एक छोर से जो है औरतों के टीके की तरह शुरू होता है ना। टीका लगाते थे एकदम नाक से यहाँ तक, है ना। और गले के तुलसी के जड़ों में जो है बडोल माला बांधे रखते थे। तुलसी की जो माला रहती है, देखिएगा गांव घरों में साधु संत पहनते हैं, बड़े ही अच्छे लगते हैं वो, है ना, ऐसे होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु जो है बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे, बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे, लेकिन साधु नहीं थे, है ना। कबीर को साहब मानते थे, कबीर हम उन्हें आपको कबीर के ये उपासक कह सकते हैं, कबीर को मानने वाले थे। बाल गोविंद भगत जी का, है ना, उन्हीं के गीतों को गाते थे, है ना, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। और जो है कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करने वाले। जो भी देखिए संत, बड़े बड़े संत, जैसे आप देख लेंगे, बड़े बड़े जैसे कि हिंदू धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, चाहे सिख में, जो संत टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ों से बचते हैं। वेशभूषा उनका एकदम सादा रहेगा, गीत गुनगुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। तो वैसे ही बाल गोविंद भगत जो है कबीर के गीतों को ही गाते थे। अब बड़े ही सादा जीवन, लेकिन संत जैसे दिखते थे, और लोगों को डाउट होता था क्या ये संत हैं, है ना, लेकिन वो नहीं थे। तो आपको याद रखना है, फिर क्या आगे बढ़ना है कि जैसे आप देखेंगे कोई भी संत जो है झूठ नहीं बोलेगा, ये उनकी सबसे बड़ी जो है क्वालिटी होती है। और बाल गोविंद भगत भी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार करने वाले, मुंह पर बोल देने वाले बाल गोविंद भगत जाने जाते थे, है ना। मुंह पर बोल देना, है ना, किसी को मतलब ये आपको नाराज़ नहीं करना, हमेशा खुश रहना, लोगों से बातचीत करना, उनकी प्रमुख विशेषता ये थी बाल गोविंद भगत की, है ना। किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, जैसे कि लोग करते हैं, है ना। एक बैल घुस गया तो उसी में मारपीट हो जाता है गांव में, मेरा खेत में क्यों चला गया, लेकिन फिर अगला ही दिन उससे व्यवहार में आने लगा, बातचीत करने लगा। तो ये सब लोगों की चीज़ें सोचनी चाहिए कि कल जिससे मेरी काम है, मेरे पड़ोसी है, उससे मैं झगड़ा क्यों करूँ। तो बाल गोविंद भगत के चरित्र से यही समझ में आता है कि सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए आपके पास। चलिए, कभी वो दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। सोचिए, टॉयलेट दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे। गांव में अक्सर क्या होता था तब तो, बाल गोविंद भगत के ज़माने में, तब तो टॉयलेट घरों में बहुत 1% भी हमको नहीं लगता है कि होगा गांव में, सब लोग बाहर ही जाते थे। और मैंने हाल ही में देखा है गांव में आज भी लोग जो है बाहर टॉयलेट जाते हैं, इतने मतलब कि वो लोग मानसिकता ऐसी है कि नहीं, जो है हमारा वॉशरूम में हमारा जो है क्लियर नहीं होता है, तो कोई बोल देता है हमसे नहीं होगा यहाँ पर, है ना। बहुत तरह की जो है बातें आती हैं। ग्रामीण जीवन में लोगों को समझाना, है ना, आसान है, लेकिन समझाने वाला है नहीं, सबसे बड़ी बात है। वो समझते बहुत जल्दी है, लोग कहते हैं गांव देहात के लोग समझते नहीं, आप समझाइए वो तुरंत समझेंगे। शहर के लोग समझेंगे नहीं, आपके बातों पर जो है अमल नहीं करेंगे, लेकिन ग्रामीण जीवन में आप अगर बोल देंगे किसी को कि ये आपका दिक्कत करेगा, ये आपका स्वास्थ्य को हानि करेगा, तुरंत समझ जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी लोगों के बातों पर हाँ में हाँ ना मिलाएं कि ग्रामीण लोग जो है, ठेठ देहाती लोग समझते नहीं किसी के बात। समझाने वाला है ही नहीं तो समझेगा कहाँ से ये चीज़। तो इसीलिए आप किसी पर भी जो है बातों पर विश्वास ना करें, अपने जो है विचार बनाएं, दूसरे को विचार को ना ढाएं, है ना। चलिए, वह गृहस्थ हैं, मतलब कि घर में खेती बाड़ी करके घर में ही जीवन जीना, है ना। और जो है जो खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर जो है उसे साहब के दरबार में ले जाते, साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पड़ता। और जो है एक कबीरपंथी मठ से मतलब, है ना, वह दरबार जहाँ भेंट रूप रख लिया जाता है। कबीरपंथी मठ था, वहाँ पर जो है भेंट देते थे,
फसल को अपना, और फिर उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था, या लेखक का रहा कि मैं बहुत मतलब आश्चर्य हुआ, बहुत खुश हुआ उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा जो है सुनने को मिलते। कबीर के वे सादे सादे सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते हैं। कबीर के जो है सादे पद जो है उनके कंठ से, बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलता था, तो वो जो है सजीव हो उठता था, लगता था कि कबीर ही सुना रहे हैं। और जो है जो इसको समझ में आता है, जो उनका जो है गान कबीर की गीते, तो वो जो है आज की जनरेशन के बस की बात नहीं है उनके गीतों को समझना। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपको किसी बुजुर्ग का सहारा लेना होगा। एक दिन क्या हुआ कि जो है लेखक उनके घर जाते हैं, है ना। आसमान पर बादल से घिरा हुआ था, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवैया चल रही थी। पुरवैया मतलब होती है ठंडी हवा, है नहीं, मतलब जाड़े का दिन था और एक पुरवैया चलती है तो बड़ी हेवी जो है ठंड लगती है गाँव में। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तर झंकार सी लगती है। वह क्या, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, सोचिए, है ना। इतनी जाड़े में पुरवैया हवा चल रही है, सुबह सुबह बाल गोविंद भगत अपने खेत में पहुंच जाते हैं, है ना। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों से पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है ना। और जो है उनका कंठ एक शब्द को संगीत में जीने पर चढ़ाकर कुछ को स्वर की ओर भेज रहा है, ऐसा लग रहा है। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसे गीत गा रहे हैं, लग रहा है उनको स्वर में भेज रहे हैं अपने। इतनी अच्छी मतलब जो है सुंदर आवाज़, इतने सुंदर वातावरण में गा रहे हैं कि सजीव एकदम लग रहा है, सारा चीज़ की हकीकत में हो रहा है ऐसा, है ना। ये चीज़ लेखक खाना चाहते हैं। और फिर जो है मेड़ पर खड़ी औरतें होठ कांपते जो है दिखाई देती है, वे गुनगुनाने लगती है, हलवाहों के पैर ताल से ठोकने लगते हैं, और रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। रोपनी करने वाले की जो है पैर एक सीधा चलता है, टप 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 टप। हम लोग खेतों में हम लोग देखे हैं, हमारी दादी जाती थी खेत रोपने, हम लोग देखे उन लोग एक चाल से चलती है ना। तो ये चीज़ है, उंगली जो है ना एक एक ये से चलता है। तो वही चीज़ लेखक कर रहे हैं कि रोपनी करने वाले की उंगलियां एक अजीब क्रम में जो है चलने लगती है, जो लेखक को समझ में नहीं आ रहा है कि वो धान रोपने जो है एक लाइन से जाता है। चलिए, भादों की वह अंधेर अंधेर रतिया, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। थोड़ी देर पहले जो है मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज, बिजली की तड़प, आपने कुछ सुना नहीं, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत संगीत से अपने संगीत को कोलाहल में डुबो नहीं सकती, है ना। ये चीज़ लेखक कर रहे हैं। उनकी खिंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खिंजड़ी होती है, खिंजड़ी जो है एक वाद्य यंत्र होता है। खिंजड़ी मैंने देखा नहीं है, आप बताएं हमें कि खिंजड़ी क्या होता है। खिंजड़ी वाद्य यंत्र होता है, इतना पता है कि वो वाद्य यंत्र है ना। जो है उसमें क्या है कि गोदी में पीवा गाना गाते हैं बाल गोविंद भगत। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, गोदी में पीवा चमक उठे सैया सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है। किंतु वह समझती है कि वह अकेली है ना। वो गाती है कि गोद में ही है सखिया, ये चीज़ है ना। उसी भरे बादलों और भादों की आधी रात में उसी बादलों में और भादों की आधी रात में जो है उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात जो है कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता, है ना। किसे ना चौंकाता। बाल गोविंद भगत इतनी अच्छी गाना गा रहे हैं, भादों के अंदर क्या है, थोड़ी देर पहले जो है मूसलाधार बारिश हुई, आखिर किसको ना मतलब जो है चौंका देता। तो लेखक को भी अवश्य जो है चौंका ही दिया होगा अपने गानों से। इतनी ठंड और उनकी खेतों में उनकी पैर, है ना। ये चीज़ जो है उनको, लेखक को बहुत अच्छा लगा, मंत्रमुग्ध कर दिया वहाँ का वातावरण, वो चीज़ कर रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रतिक्रिया शुरू हो गई, है ना। वह दिन सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी में स्नान कर जाते, और गांव से 2 मील दूर, सोचिए बूढ़े आदमी, कभी उनको देखा नहीं गांव वालों ने कि कहाँ नहा रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि नदी में जाते हैं, नहा के आते हैं स्नान, और 2 मील दूर गांव से, सोचिए 2 मील दूर, और वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही
पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर पोखर मतलब बांध होता है, बांध के मेड़ पर जो है अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते हैं। वहाँ बैठते हैं, अपना जो है बिस्तर लगा देते हैं, यानी कि चटाई वटाई जो भी होता है गाँव में किसान में, खंजड़ी वाद्य यंत्र जो होता है उसे जो है लगा देते हैं और अपनी खंजड़ी लेकर बैठते हैं, अपने गाने टेरने लगते हैं। टेरने मतलब गाने लगते हैं ना, वो उत्तर प्रदेशी भाषा, बिहारी भाषा में टेरने बोलते हैं ना। ये चीज़ याद रखिएगा। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक कह रहा है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत खिटखिटाने वाली रात भोर में थी। दांत खिटखिटाती है, देखिएगा ठंड कट 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 करती है ना। आप बचपन में देखे होंगे बच्चे से खिटखिटाते, आज भी मेरे एक भगनी है, और ठंड जब होता है तो उसके दांत खिटखिटाता है अपने टाइप से, है ना, ऐसे होता है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो है कुहासा छाया हुआ था, जो सारा वातावरण अजीब रहस्य जो है आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्य वातावरण में जो है खंजड़ी लेकर जो है बाल गोविंद भगत को लेखक पाता है और वहाँ देखता है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, लेखक कर रहा है, किंतु तारे की छाँव में उनके मस्तक के शरम बिंदु में, है ना, जब तक चमक ही पड़ते हैं, है ना। और बाल गोविंद भगत की ये चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि किंतु सारे तारे की छाँव में और उनके मस्तक के शरम बिंदु, मस्तक में जो टीका उका लगा है उसको देख, गर्मियों में उनकी सांझा जो है कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। मतलब कि कितनी भी गर्मी हो उनकी जो है संझा जो होती है शाम को, है ना, उमस भरी गर्मी को भी शीतल कर देती है। बाल गोविंद भगत ये कहना चाहते हैं। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, घर के आंगन में आसन बनाते हैं, मतलब लोग बैठते हैं ना, लोग आते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में कुछ प्रेमी जुट ही जाते हैं चाय पर चर्चा होने के लिए। तो बाल गोविंद भगत के भी घरों में गर्मी के दिनों में जो है ये लग जाती थी, आसन बैठ जाती थी बाल गोविंद भगत की, और एक निश्चित ताल पर गुनगुनाने लगते हैं, कबीर के गीतों के गुनगुनाने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष पर उस दिन देखा गया। सोचिए, अब यहाँ से स्टोरी शुरू। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष चरम उस दिन देखा गया जब उसका बेटा मर गया, है ना। एक बेटा था, है ना, लेखक कहता है एक लौता बेटा था, और कुछ सुस्त और कुछ बोधा सा मतलब हल्के दिमाग का, है ना, जैसे कि लेखक ने यहाँ कहा है। और इसमें जो है कम दिमाग मतलब बताया गया है, बोधा सा, जी दिखा रहा हूँ मैं आपको, रुकिए। हाँ, कम बुद्धि वाला बताया है जैसा कि लेखक ने। और किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानता, अपने बेटे से बहुत प्यार करते, चाहे विकलांग क्यों ना हो, सब अपने बेटे से प्यार करते हैं, चाहे कि विकलांग बेटी क्यों ना हो, दिव्यांग बेटी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है अपने संतानों पर प्यार बहुत जताते हैं और इसके हकदार भी होते हैं, क्योंकि वो कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन उसको प्यार मिलना चाहिए था, और वो प्यार बाल गोविंद भगत अपने बेटा को करता था। बाल गोविंद भगत जो है अपना बेटा का शादी करा देता है ना। और ऐसे लोगों पर जो है निगरानी रखा भी जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गांव घर में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है या कोई कुछ मतलब कि शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बाकी बच्चे के मुकाबले में, क्योंकि उसके हकदार भी वो होते हैं, ये लेखक कहते हैं, है ना। और जो है शादी करा देते हैं बेटे के, और बेटे की जो पत्नी बड़ी ही जो है क्या बोलते हैं सुंदर, ये पुतहू बोले हैं यहाँ पर जिक्र किए हैं, और जो है क्योंकि ये पुतहू बोलते हैं उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं, बिहार के लोग बोलते हैं पुतहू, बेटे की बहू को पुतहू भी बोला जाता है, झारखंड में भी बोला जाता है, कोई आम नहीं, आम बात है ना। और बड़ी ही सुशील और सुभग थी उनकी पत्नी, जो है उसकी पुतहू, बेटे की वाइफ, है ना। और जो है घर की पूरी प्रबंधिका बनकर जो है बाल गोविंद भगत को कुछ दुनियादारी से निर्मित कर दिया था। मतलब कि घर का सारा कामकाज कौन संभालती थी, उनकी पुतहू संभालती थी, इसलिए बाल गोविंद भगत जो है दुनियादारी से जो है निर्मित हो गए थे। और जो है उसका बेटा एक दिन बीमार पड़ गया। सोचिए, अब यहाँ नया स्टोरी शुरू हो गया। इनकी खबर सुनने को लोगों को कहाँ फुर्सत है। गांव में किसी को कुछ मतलब उतना खेतों में गए हैं, उतना किसी को जानकारी भी नहीं कि बाल गोविंद भगत का बेटा का तबीयत खराब हुआ है,
यही होता है गांव में, लापरवाही होती है ना। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ला ही देती है। किसी का मौत होता है तो लोग दौड़े दौड़े जाते हैं ना, तो वही चीज़ है, किसी की मौत हो ध्यान लोगों का खींच ही जाता है। इस पे लेखक कह रहे हैं, लेखक ने कहा हमने सुना बाल गोविंद का भगत भगत का बेटा मर गया। लेखक कहते हैं एक सफ़ेद कपड़े से ढाक रखा था बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को। वह कुछ फूलों से तो फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में कुछ तोड़कर बिखरा दिया। उनके घर में फूलों जो एक बाग थी, फूलों की एक जो है क्या बोलते हैं उसको, अरे फूलों की जो है बागीचा, वो जो बागीचा होती है उसमें फूल रोपते थे, कुछ ना कुछ फूल बाल गोविंद भगत रोपते थे। इसी में जो है बाल गोविंद भगत जो है कुछ फूल तोड़कर अपने बेटे के लाश के ऊपर, सादे कपड़े के ऊपर जो है बिखरा दिए, मैंने छींट दिए। उनके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत फिर भी उनकी गीत नहीं रुक रही है ना, कबीर की गीतों को गा रहे हैं। वही पुराना सवार, वही पुरानी लोक, पुरानी तलीनता तलीनता है ना, पुरानी तलीनता। घर में पुतहू रो रही है जिसे गांव की महिलाएं चुप करा रही है। होती है, ऐसा ही होता है। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, है ना। हाँ, गाते गाते कभी पुतहू के नज़दीक भी जाते और उसे जो है रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। बाल गोविंद भगत अपनी जो है पुतहू से कहते हैं आप रो क्यों रहे हैं, उत्सव मनाइए, है ना। जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, आप खुशी मनाइए, है ना, रो क्यों रहे हैं। और गीत गाते गाते अपने पुतहू के पास चले जाते हैं। सोचिए कितने सजीव चित्रण है गाँव का, कितने अच्छा व्यक्तित्व है बाल गोविंद भगत का, ये साफ झलक रहा है इस कहानी से। तो जो है लेखक को लगता है कि पागल हो गए क्या, है ना, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उसका विश्वास बोल रहा था, उसमें विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है उनका, है ना। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, बेटे के क्रियाक्रम पर ध्यान ज़्यादा नहीं मतलब दिया और पुतहू से ही आग दिलाई उसकी। जो है बेटे को जो है मुखाग्नि होती है ना, जो किसी का मौत हो जाती है तो मुखाग्नि देती है, कोई बाप देता है या बेटा रहता है तो बेटा देता है, लेकिन पुतहू था तो पुतहू से जो है मुखाग्नि दिया बेटा का, आग पर देने का काम उसकी पत्नी की, है ना। और जो है जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, श्राद्ध जो होती है उसकी अवधि मतलब टाइम जैसी कंप्लीट हुई, पुतहू के भाई को बुलाकर उसको सपूत कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। सोचिए बाल गोविंद भगत की ये भी सोच रहे हैं कि अब मेरे घर में इनको रहने का जरूरत नहीं है, इसका शादी करा देना। वो अपने जो है बेटे के साला से कह रहे हैं कि ले जाइए अपने बहन को और शादी दे दीजिए बढ़िया घर में, है ना। तो बाल गोविंद भगत की उतनी ही पुतहू उतनी ही सुशील और सुभोग थी, इतनी उच्च विचार की थी। सोचिए कि बाल गोविंद भगत क्यों रो रो के कह रहे हैं कि आपका जो है देखभाल कौन करेगा, आपके बुढ़ापे में 2 रोटी कौन देगा, ये बाल गोविंद भगत के पुतहू बोल रही है ना। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, है ना। इस दलील के आगे बेचारी का एक नहीं चल सका। वो सिर्फ एक ही बात, नहीं अब आप नहीं रहेंगे, आप जाइए, आपका शादी आपके भाई कहीं अच्छे घर में करा देंगे ताकि आपका जीवन यहाँ बर्बाद ना हो, है ना। ये बाल गोविंद भगत बोले हमारा मत देखो, हमारा चिंता मत करो, हम तो ऐसे ही जी लेंगे, हम कबीर के शिष्य हैं और हम ऐसे ही जीवन जी लेंगे, ज़िंदगी भर यही ज़िंदगी जिए हैं तो और थोड़ी वक्त के लिए और क्या ही आपकी ज़रूरत, है ना। आप अच्छे घर में जाइए, शादी हो जाए, आपकी ज़िंदगी की नई एक शुरुआत हो, यही बाल गोविंद भगत चाहते थे अपने पुतहू के लिए। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं का अनुरूप हुई, है ना। और हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतना आस्था नहीं रखते, लेकिन जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, ये संत समागम और लोक जो है दर्शन पर ही और पैदल जाते थे गंगा स्नान करने। कबीर 30 कोस पर करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस होता है मतलब 30 कोस की दूरी पर गंगा थी। साधु का कंबल लेने का क्या हक, बाल गोविंद भगत कह रहे हैं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर में खाकर चलते, है ना। घर से खाकर चलते थे, किसी से मांगते नहीं थे, है ना। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते गाते जो है प्यास लगती पानी पी लेते। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जीवन वाली, है ना।
जीवन को कभी उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं आराम देना, और जो है ऐसा नहीं सुस्त जीवन कैसे होते बुढ़ापे में, लेकिन उन्होंने जीवन नई जीवन जिया है, संघर्ष करके जिया है। इसलिए जो है चलते फिरते गाते पानी पी लेते थे, प्यास लगती थी तो। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जीवन वाले थे। कई बार लौटे तो तबीयत कुछ नासाज थी, है ना। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी और थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, है ना। व्रत ही रखते थे। नेम व्रत बाल गोविंद भगत जी छोटे कद के थे, मंझोले कद के थे, और ये एक नेम व्रत रखते थे और वो छोड़ते नहीं थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया था इनको, लेकिन ये मानते कहाँ थे। सुबह ही भोरे चल जाते थे गंगा इनके घर से, नदी जो है इनके घर से दो मील की दूरी पर था, और ये हमेशा नहाने चले जाते थे। कोई किसी को दिखता ही नहीं था कि नहाने कब गया, नहा के कब आ गए। इतनी भोर में जाते थे, कड़कड़ाती ठंड हो चाहे उमस भरी गर्मी हो, यही जो है इनका जो है समय रहता था जाने का। किंतु हंसकर टाल देते थे जो है बाल गोविंद भगत को। जब लोग कहते थे कि आप नहाइए धोइए मत, आराम कीजिए, खाना खाइए, तो ये हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या गीत गाएं, है ना, किंतु मालूम होता जैसे तारा टूट गया। किंतु मालूम हुआ कि जैसे तारा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है ना। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका कंकाल जो है, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर होता है ना, वही पंजर पड़ा है। ये चीज़ जो है लेखक कहते हैं, और जो है लेखक इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो है कि वेशभूषा से कोई संत नहीं होता है, और जो है संन्यास का आधार जीवन के जो है मानवीय सर्वकर्ष होता है। और बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगता है। वेशभूषा देखकर सन्यासी लगता है, लेकिन वो सन्यासी थे नहीं बाल गोविंद भगत। और यह पाठ जो है हम पढ़ें, जो कहानी पढ़ें, ये सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। कैसे देखें कि उनका बेटा मर गया, लेकिन उन्होंने जो है उतना ध्यान नहीं दिया, और जो है श्राद्ध वगैरह जो भी हुआ उस पर जो है पूरी जैसी अवधि हुई, अपनी जो है पुतोहू की अपने उसके भाई को बुलाकर उसको सुपुर्द कर दिया गया, और बोला कि आप उसका शादी करा दीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम बुढ़ापे में और थोड़ी सी ज़िंदगी के लिए बचे हैं, हम तो यूँ ही चलते चले जाएंगे। और फिर वो जो है उनकी भी आखिरी में मौत हो जाती है कुछ दिन बाद ही। और इस कहानी के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो है सादा सजीव चित्रण जो है रामगिरीश बेनीपुरी साहब ने दिखाया है। जैसा गांव में आज भी बूढ़े बुजुर्ग आप देखेंगे तो खेतों में किसानी करते, मेढ़ों को काटते हुए, और फिर उधर से ही नदी में नहा के आते हैं। तो यही पूरी कहानी थी। आशा है सभी को कहानी अच्छी लगेगी। धन्यवाद, जोहार, आभार।